हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो अभी आप लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और जैसा कि सर ने बताया कि सोम के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तब वो मंडे से आरसीसी शुरू करने वाले हैं ना। अच्छा भाई, कल मेरी उपलब्धता नहीं थी, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, और कल की क्लास सारी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब रही थी, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन आज हम लोग ने उसको हैंडल कर लिया है, चीज़ें अच्छी हैं, और आज क्लासेस आपकी फिर सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। एक बार शेयर कर दीजिए। हम लोग आज फिर पाइप फ्लो के बारे में बात करना शुरू करेंगे। एक सूचना आपके लिए ये है कि गजेंद्र जी अभी जब तक अवेलेबल नहीं है, 2-4-6 दिन की बात है, इस वीक तक वो आ जाएंगे। मतलब नेक्स्ट अगले वीक में 2-3 दिन में आ जाएंगे, वो 28 तारीख तक आ जाएंगे। तब तक जो है क्लासेस आपकी 3 to 5 कमल पांडे सर लेंगे, और 5 PM पे 5 बजे से क्लासेस आपकी मैं लूँगा, ठीक है ना। मेरे बाद जो शिवेन सर वाली क्लासेस थी, उसमें कल जो वीडियो प्ले हुआ था जहाँ पे आपको समस्याएं आ रही थी, उस वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, हो सकता है हो। तो अभी हम लोग शिवेन सर वाली क्लास कंटिन्यू नहीं कर देंगे है। जैसे ही सर आ जाएंगे, शिवेन सर तो 2 दिन में ही आ जाएंगे, तो शिवेन सर की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। यानी कुछ दिनों के लिए जो आपका शेड्यूल है वो ये बना है 3 PM to 5 PM, और 5 PM से 3 PM to 5 PM जो शेड्यूल आपका रहेगा, उसमें आपका कमल पांडे सर क्लास लेंगे। और सर जो है आरसीसी शुरू कर रहे हैं। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सर ने क्वेश्चंस करा दिए हैं, और उस क्वेश्चंस को फिर से हम लोग लेके आएंगे, नई नई सीरीज लेके आएंगे। आईएएस की अलग सीरीज लेके आएंगे, गेट की अलग सीरीज लेके आएंगे, एसएससी जेई की अलग सीरीज लेके आएंगे, पीएसयूज की अलग सीरीज लेके आएंगे। एक बार इतने क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं कि आपको सोम में अब दिक्कत नहीं होगा। तो 3 to 5 में आपकी आरसीसी की क्लास चलेगी, कमल पांडे सर लेंगे, और 5 PM से मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आया। ये कुछ दिनों का शेड्यूल है, 5 दिन 6 दिन का शेड्यूल है, जब तक गजेंद्र सर की उपलब्धता नहीं है। 3-4-5 दिन के बाद वो शेड्यूल फिर अपने आप सेट हो जाएगा, जब हमारे दोनों फैकल्टीज फिर से आ जाएंगे। विशेष काम से गजेंद्र जी अपने घर गए हुए हैं, और शिवेन सर आउट ऑफ स्टेशन है 2-3 दिन के लिए, वो भी 2-3 दिन बाद आ जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए, तो चीज़ों को शेयर कर दीजिए एक बार क्लासेस अपने दोस्तों तक, ताकि हम लोग फिर स्टार्ट करें चीज़ों को। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी जो टॉपिक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पाइप फ्लो को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पाइप फ्लो के क्वेश्चंस हम लोग लगा रहे थे। लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए थे, आज उसी क्वेश्चंस को हम लोग फिर जो है आगे बढ़ाएंगे, और देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आज लगाने हैं। लास्ट टर्न पे हम लोग जब बात कर रहे थे, तो हमने किसकी बात करी थी? मुख्य रूप से हमने बात करी थी पाइप फ्लो में, हमने लास्ट टर्न पे बात करी थी मेजर लॉसेस के बारे में। और जो क्वेश्चंस भी लगाए थे वो किस पे लगाए थे? मेजर लॉसेस पे लगाए थे, जिसमें मुख्य रूप से एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था 4FLV² वाला, जिस पे ही बातचीत हुई थी। आज का टॉपिक का जो हमारा विषय है, या आज की क्लास का जो हमारा विषय है, वो मुख्य रूप से रहेगा माइनर लॉसेस। आज हम माइनर लॉसेस को कवर करेंगे, और साथ ही साथ पाइप फ्लो के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जरूर डील करेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स थम्स अप करके बता दीजिए कि आप सब आ गए हैं। मुझे स्क्रीन पे बिल्कुल हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है, एक बार हलचल दिख जाएगी तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि हाँ, आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग इस क्लास से जुड़ पाएं। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो फेसबुक पे से शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो स्टेटस लगा दीजिए, ताकि मैक्सिमम जनता जुड़ पाए। देखिए बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे माइनर लॉसेस के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज़रा कि माइनर लॉसेस अगर हम पाइप फ्लो में बात करें, आज की क्लास थोड़ी लंबी है, ज़्यादा क्वेश्चंस लेके मैं आया हूं आपके लिए, इसलिए पूरा क्लास करेंगे तो पाइप फ्लो के डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज की क्लास में माइनर लॉसेस को पढ़ने से पहले, माइनर लॉसेस के क्वेश्चन लगाने से पहले, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग भी दे रहा हूं कि माइनर लॉसेस होते क्या हैं। माइनर लॉसेस में अगर हम लोग बात करें, हम लोग लॉसेस 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे।
आज मुख्य रूप से हम माइनर लॉसेस की बात करेंगे। देखिए माइनर लॉसेस कुल मिलाकर के ना 5 प्रकार के होते हैं। माइनर लॉसेस कुल मिलाकर के 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो लॉस होता है वो है ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। जो दूसरा लॉस है वो होता है ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, पहला लॉस जो है वो होता है ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट और दूसरा है ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा जो लॉस होता है वो होता है एग्जिट लॉस। एग्जिट लॉस। उसके अलावा है एंट्री लॉस और पांचवा होता है ड्यू टू बेंड। मुख्य रूप से यही 5 लॉसेस होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए पढ़ने होते हैं, जिनका महत्व है। इसके अलावा कुछ लॉसेस आप और भी पढ़ते हैं, जैसे ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, मैं एक्सेट्रा कर दे रहा हूं, इत्यादि। लेकिन ये 5 वो लॉसेस हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन माइनर लॉसेस पर इन्हीं 5 टॉपिक से आएंगे। 1 2 3 4 5 से आएंगे, 6 ये है। अभी आपके सामने ये जो 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 4 को आप देखिएगा, मैं इनको 2 बना दूंगा। अभी इन 4 को मैं कितना बना दूंगा? 2 बना दूंगा। चारों के फॉर्मूले से सिखा के सिर्फ 2 फॉर्मूला कर दूंगा, बेहद आसान कर दूंगा वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक जो आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। पाइप फिटिंग्स के कारण भी होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी होता है, बट देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच। हम इस अप्रोच से आपको ले चलेंगे ना कि आपको बड़ा आसान सा हो जाएगा कि अरे तो इतना ही था। माइनर लॉसेस में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को डील करना इज अ टास्क। बहुत सारे अच्छे छात्र भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन आता है तो नहीं कर पाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चंस को भी कवर कर लें, बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर लें। अगर बच्चों हम लोग स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो पहला जो लॉस आता है दैट इज ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट का मतलब क्या है कि पाइप में क्या हो गया? सडन इनलार्जमेंट हो गया। यानी पाइप कुछ इस तरह से पानी बह रहा था, पाइप कुछ इस प्रकार से थी और इनलार्जमेंट के कारण कुछ इस प्रकार से हो गया, इनलार्ज हो गया। एरिया क्या हो गया बच्चों? इनलार्ज हो गया। एरिया क्या हो गया? इनलार्ज हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि यहां का डाया मान लो कुछ था, अभी यहां का डाया ज्यादा हो गया। बोलो भाई, समझते जाओ तो जवाब देते जाना, समझते जाओ। देखो बेटा, ये विनय, एल्बो के कारण भी लॉस होता है, तमाम सारे लॉसेस हैं बच्चा। सर आज चॉकलेट वाले क्वेश्चंस लाना, बिल्कुल लाएंगे चॉकलेट वाले। आज तो सारे क्वेश्चन चॉकलेट वाले हैं। हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट तो आज पूरा पूरा चॉकलेट वाला है। अगर एरिया इनलार्ज हो जाए, अगर एरिया बड़ा हो जाए तो वहां पर पाइप में क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। लॉसेस का कारण क्या होता है? बहुत सारे कारण बहुत सारे लोग बताते हैं। मैं बहुत डिटेल में जाए बिना आपको बता दे रहा हूं कि देखो बेटा, जब इस तरह का एरिया बनेगा तो यहां पर एडीज फॉर्मेशन होता है, यहां पर एडीज फॉर्मेशन होता है, यहां पर एडीज फॉर्मेशन होता है और इन्हीं एडीज के कारण लॉसेस होते हैं। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन, गुड इवनिंग। बात समझ में आया ना? तो यहां पर एडीज फॉर्मेशन होता है और इसी एडीज फॉर्मेशन के कारण, ये जो एडीज फॉर्मेशन हो रहा है, इसी एडीज के कारण लॉसेस होते हैं। किस प्रकार के लॉसेस हैं? हेड लॉस है। अब अगर हेड लॉस है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? निश्चित रूप से इसका फॉर्मूला HL होगा। हेड लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट है तो इसको हम लोग कई बार ना HE लिख देते हैं। हेड लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? HE। क्यों HE लिख रहे हैं? E स्टैंड्स फॉर इनलार्जमेंट। E स्टैंड्स फॉर इनलार्जमेंट। देखो बच्चों, इसको हम लोग HE भी लिख देते हैं। HE के 2 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से समझना। HE के 2 फॉर्मूले होते हैं, यानी कि अगर
कहीं पर सडन इनलार्जमेंट हो रहा है, अगर कहीं पर सडन इनलार्जमेंट हो रहा है तो उसको दो फॉर्मूले उसके आपको जानने जरूरी हैं। उन्हीं दोनों फार्मूलों की सहायता से सवाल निकलेगा। बताओ भाई, इसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दो? मुझे पहले बताएंगे लोग कि इसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दो? बताइए, इसका एक फॉर्मूला पढ़े हो कि दो पढ़े हो? बताओ जरा, सब लोग बताएंगे इसके कितने फॉर्मूले पढ़ा है आप लोगों ने। सडन इनलार्जमेंट के कितने फॉर्मूले आप पढ़े हैं, जरा मुझे डिटेल बताइए सब लोग। हाँ, ई फॉर इनलार्जमेंट। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई करके बताओ, इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दो? इसमें आपने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, मुझे यह जानना है कि आपने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं। क्योंकि अभी मैं सवाल जब लगवाऊंगा ना, आप देखोगे कि सवाल एक फॉर्मूले से नहीं लगेगा, एक, और आपने एक जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये वाला पढ़ा होगा, एच ई इज इक्वल टू, बोलो भाई, जो आपने, अच्छा एक ने दो पढ़ा है, किसी ने एक पढ़ा है और एक ने दो दो पढ़ा है। चलो, एक जिसने पढ़ा है, जिसने एक पढ़ा है उसने पढ़ा होगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, जहां तक मुझे लगता है जो लोग कह रहे हैं एक फॉर्मूला पढ़ा है उन्होंने ये पढ़ा होगा। एक चीज याद रखना, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, अगर फॉर्मूला पूछा तो इस फॉर्मूले के पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अगर थ्योरी पे क्वेश्चन आया, अगर थ्योरी बेस्ड आया, अगर फॉर्मूला पूछा है तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन अगर उसने न्यूमेरिकल पूछना है, और अभी एक न्यूमेरिकल इसी क्लास में कराऊंगा मैं, अगर उसे न्यूमेरिकल पूछना है तो ये इस फार्मूले का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि वो एक दूसरा फार्मूला यूज करेगा। इसी फार्मूले से ये फार्मूला निकाला गया है बच्चों, इसी से निकाला गया है, कहीं अलग से नहीं आया है। समझ में आ रहा है? अगर वो न्यूमेरिकल पूछेगा, देखो डिपेंड करता है ना कि थ्योरी पूछेगा कि न्यूमेरिकल पूछेगा। अगर वो न्यूमेरिकल पूछेगा तो फार्मूला क्या होगा, v1 स्क्वायर अपॉन 2g, v1 स्क्वायर अपॉन 2g, और ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस a1 अपॉन a2, 1 माइनस, डिजिटल बोर्ड में कई बार 1 माइनस a1 अपॉन a2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। v1 स्क्वायर अपॉन 2g, 1 माइनस, हाँ, a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये सेक्शन 1 है एंड दिस सेक्शन इज 2 यानी कि यहां पर a1 है, v1 है, यहां पर a2 है, v2 है। बोलो, आर वी क्लियर माइंडेड स्टूडेंट्स? क्या क्लियर है हम सबको? समझ में बात आ गई? अगर आप सडन इनलार्जमेंट के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये आप इस फार्मूले पर विशेष ध्यान देंगे। अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जस्ट फार्मूला ही पूछना होगा, तो अमूमन इस फार्मूले को पूछ लेता है। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। बोलो यार, यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक आध क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर मैं कुछ आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर धीरे धीरे आपको ले आऊंगा। आज की क्लास में हमें सब एक्सप्लेन करना है, आज की क्लास में हम सब एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें से हमने आपको सडन इनलार्जमेंट एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम सडन कॉन्ट्रैक्शन पे भी आएंगे, एग्जिट लॉस पे भी आएंगे, एंट्री लॉस पे भी आएंगे, बेंड पे भी आएंगे, सब पे आएंगे। ये हमने एक एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरा मन कर रहा है कि इस पर एक आध क्वेश्चंस लगा लिए जाएं, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चंस लगा लिए जाएं, ठीक है ना? एक आध क्वेश्चंस लगा के फिर हम लौट के आएंगे इस पे आपके। चलिए देखता हूं मैं जरा कौन सा क्वेश्चन है इस पे। इस पे है क्वेश्चन आपका, इस पे है क्वेश्चन नंबर 5 है इस पे, ठीक है। देखता हूं जरा 5 क्वेश्चन कहां है भाई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अभी उसी फार्मूले पे है जिसपे मैंने अभी आपको बताया कि सडन इनलार्जमेंट का क्वेश्चन कैसे लगेगा, ये उसी फार्मूले पे है। लास्ट टर्न पे इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, लास्ट टर्न पे हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे तो छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था कि सर अभी डिस्कस नहीं किए हैं, डिस्कस कर देंगे तब ज्यादा सही रहेगा। बात समझ में आया? तो सडन इनलार्जमेंट का क्वेश्चन है ये, सडन इनलार्जमेंट पे है। अब देखो कैसे लगेगा, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे बताओ। कह रहा है कि द हेड लॉस इन अ सडन एक्सपेंशन, इनलार्जमेंट को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं एक्सपेंशन। 6 सेंटीमीटर से 12 हो जा रहा है, यानी यहां पे कितना है 6 और यहां पे कितना हो जा रहा है 12। ध्यान से देखो यहां कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर और यहां कितना हो जा रहा है 12 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर से कितना हो जा रहा है 12 सेंटीमीटर। अब यहां कितना लॉस होगा, यहां पे कितना लॉस होगा, इसका आंसर कल आप लोगों ने बताया भी था 9.9/16 आएगा। इसको लगाएंगे कैसे, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, इसका हिंट मैं आपको दे रहा हूं। आप सवाल को अपने से भी लगा सकते हैं, इसका मैं हिंट दे रहा हूं। देखो ऐसी कंडीशन में ना, ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे HE इनलार्जमेंट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 कितना हो जाएगा π/4 D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर इंटू V2। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा कि π/4 से π/4 कट जाएगा। D1 का मतलब क्या है, देखो D1 की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब है कि 6 सेंटीमीटर का आप होल स्क्वायर कर दोगे इंटू V1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे इंटू V2। यहां से आपका V2 और V1 में एक रिलेशन आ जाएगा। क्या मिलेगा, V2 और V1 में एक रिलेशन मिलेगा। कुछ लोग बता रहे हैं शायद कि क्या रिलेशन मिलेगा, V2 इज इक्वल टू V1/4 लिख रहे हैं, बिल्कुल V2 इज इक्वल टू मिलेगा V1/4। और जब V2 इज इक्वल टू V1/4 मिल जाए तब क्या करना, V2 इज इक्वल टू V1/4 मिल जाए तब क्या करना, इसमें पुट कर देना। और जब इसमें आप पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे तब वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/16 करके, जो आंसर आएगा 9/16 वाला आ जाएगा। हिंट समझे, मैकेनिज्म समझे, सवाल कैसे लगाना है। थोड़ा सा सवाल अपने से लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा अपने से नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। फिर भी कोई डाउट हो तो बताइए, अगर क्लियर हो थम्स अप करिए और डाउट हो तो बताइए, बोलो भाई। अरे अब इसमें कुछ रह थोड़े गया, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1/4, तो यहां देखो लगा लो ना, कुछ रखा नहीं है। HE कितना हो जाएगा, ये देखो V1 है तो V1 को V1 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, V1 को V1 ही लिख देंगे। देखो ना, V1 को V1 लिख दिया, V2 को V1/4 लिख दिया और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2G लिख दिया। तो कितना हो जाएगा 4V1 माइनस V1, इस पूरे का हो स्क्वायर, और यहां 4 आएगा ना, यहां पे कितना आ जाएगा, ये 4V1 माइनस V1, 4V1 माइनस V1 अपॉन 4, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये देखो करोगे तो कितना हो जाएगा 3V1 स्क्वायर, 3 नहीं 9 हो जाएगा, 9V1 स्क्वायर अपॉन 16, और ये 2G जैसे ऐसे आएगा ही, ठीक है। कर लिया सब लोगों ने ना। तो लास्ट में क्या आएगा 9/16 वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको तो आप ना थोड़ा सा एक स्टेप तक सॉल्व करने के बाद ये खुद ही दिख रहा है कि 9/16 वाला आंसर ही सही होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सारा सवाल लास्ट तक कंप्लीट करो। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस पर एक क्वेश्चन लगाया, यही हमारा तरीका कायदे से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बात समझ में आया ना। चलिए अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूंगा, फिर से एक आध क्वेश्चन हम लोग फिर लगाएंगे। चलिए एक सवाल ये लगाइए, ये पाइप फ्लो का ही सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको यूज करना पड़ेगा, आपको इसमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा,
कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। लगाइए, कैलकुलेट करिए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और लगाइए, उसको सॉल्व करिए। देखिए यहां से ना, यहां से जा रहा है, कुछ फ्लो हो रहा है जो आगे दो भागों में बट जा रहा है, इधर और इधर। तो देखो यहां से जो जा रहा है, चलो उसको मान लो Q1, और जो डिवाइड हो रहा है दो भागों में, मान लो इसको मान लो Q2, और इसको कितना मान लो, इस वाले को मान लो Q3। ये विजिबल नहीं होगा इस पे, ये मान लो Q3 है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे इसे। तो कितना लिखोगे, डिस्चार्ज, देखो ये जो Q1 होगा, ये Q1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q2 प्लस Q3 के बराबर हो जाएगा। और डिस्चार्ज Q1 क्या होता है, A1 V1। बोलो भाई, ये बात समझ पा रहे हो ना, ये जो Q1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। ये सारी वैल्यू दी हुई हैं। देखो A1 कितना हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो A1 कितना हो जाएगा, π/4 D1 स्क्वायर V1, π/4 D2 स्क्वायर, π/4 D2 स्क्वायर इंटू V2 प्लस π/4 D3 स्क्वायर इंटू V3। इस फॉर्मूले में पुट करना। देखो ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं, ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं, ये वैल्यू ये दिया है, आराम से यहां से V3 निकल के आ जाएगा। निकाल के बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन करना है। ये क्वेश्चन सिखाता है आपको कैलसी कैसे यूज करनी है, विद इन लिमिटेड टाइम इंटरवल आपको क्वेश्चन कैसे जल्दी से सॉल्व करना है। यू हैव टू डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, सिर्फ एक तरह के क्वेश्चंस लगाने से सिलेक्शन नहीं होगा। यू हैव टू डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन सम क्वेश्चन देयर विल बी कैलकुलेशंस, इन सम क्वेश्चन देयर विल बी कॉन्सेप्ट, इन सब क्वेश्चन देयर विल बी अ ट्रिकी पॉइंट। तो यू हैव टू कैच ऑल द थिंग्स एसोसिएटेड विद योर क्वेश्चंस। तो इसमें लगाओ, क्वेश्चन लगा के आंसर बताओ। मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा, बोलो भाई कितना आंसर आएगा इसका, एक आध लोग बताएंगे कितना इसका आंसर आ रहा है। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ रहा है, किसी का जवाब नहीं आ रहा, सब लोग भाग गए। डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, क्या लगता है, लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन से भागते हैं, जो लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन से भागते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 110% श्योर है। स्टाम्प पेपर पे लिख करके लगा दीजिए अपने कमरे में। जो डिफरेंट टाइप के अप्रोच से डील नहीं करते हैं, जो हर तरह के क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व थोड़ी करूंगा, कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। कैसे लगाना है मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया आपको। बोलो भाई, एक बार जरा कमेंट करके बताइए आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया। 9.5, हाँ 9.5 डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस यस यस, आ रहा है ना, समझ में आया कि नहीं, थम्स अप करके बताओ समझ में आया हो तो। समझ में आया, सॉल्व हुआ ना, ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है ना कि ये सर ये क्या आ गया, सर ये तो कभी देखा ही नहीं था, तो ताज्जुब हो गया। तो डिस्चार्ज जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। आप ऐसे समझो कि अगर यहां से पानी Q1 आ रहा है और मान लो यहां से ये डिवाइड हो गया, यहां से ये डिवाइड हो गया, इधर ये Q2 गया, इधर ये Q3 गया, बात समझ में आता ना। तो डिस्चार्ज जो होता है ना वो Q1 हमेशा Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। तो सिंपल सा फंडा है, Q इज इक्वल टू AV होता है। फार्मूले को सेट किया और पूरा पॉइंट आपका निकल के आ गया। समझ में आया भाई, आ गया। अभी थम्स अप आना शुरू हुआ है। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा मुश्किल हो गया कि सर इतने मुश्किल क्वेश्चन कैसे लगाएंगे सर, आप बताइए। थोड़ा बच्चों पे दया नहीं करते हैं आप, थोड़ा तरस खाइए, ठीक है ना। अगले 1 साल तक, 6 महीने, 8 महीने तक, 3 महीने तक जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक खुद पे तरस मत खाइए, तब तक मेहनत करिए। मेहनत से ही सिलेक्शन होगा बच्चा, और कोई देयर इज नो अदर मेथड, देयर इज नो अदर वे, कोई और तरीका नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है।
सॉल्व हुआ सर, बट कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग था। हाँ, थोड़ा लॉन्ग था, जानबूझ के क्वेश्चन कराएगा ताकि थोड़े से लॉन्ग कैलकुलेशन, देखो बेटा होता क्या है ना, लॉन्ग कैलकुलेशन को जब आप करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है। बात समझ में आया? आप देखो ना, जो लॉन्ग कैलकुलेशन करेगा, बार बार लगाएगा, उसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, उसको गुणा करना आसान हो जाएगा, वो चीजों को ऐसे अप्रोक्सीमेट करना सीख जाएगा। सो बेसिकली प्रिपरेशन इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। हाँ, प्रिपरेशन क्या है? एक ट्रेनिंग होता है ना, हम बेसिकली आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं हर तरह की चीजों को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन आसान है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आ गया तो भी सही है, नहीं कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन ही ज्यादा है तो भी करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट द थिंग्स की आपको ट्रेनिंग चल रही है आपकी। आपको तेज भी दौड़ाना है, कम भी दौड़ाना है, मैराथन भी दौड़ाना है, ऊंची कूद भी कराना है, हर तरह की चीजें आपको सिखानी है। 2 का आंसर क्या होगा? इन अ फ्लो थ्रू अ पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट। देखो लेमिनार से टर्बुलेंट का जो ट्रांजिशन होता है ना बच्चों, लेमिनार से टर्बुलेंट का जो ट्रांजिशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? लेमिनार से टर्बुलेंट का जो ट्रांजिशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेनॉल्ड नंबर पर। आपको पता है ना कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, अगर 2000 से कम है तो फ्लो कितना होगा? फ्लो कैसा होगा? लेमिनार होगा। अगर 2000 से 4000 तक है तो फ्लो कैसा होता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था, मतलब लेमिनार से कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, टर्बुलेंट की तरफ हो रहा है। और अगर 4000 से ऊपर है, अगर 4000 से ऊपर है, फ्लो 4000 से ऊपर है तो फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट। तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? रेनॉल्ड नंबर पे। और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर होता है आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो वी डी अपॉन म्यू। अब आप देखिए इसमें कहीं लेंथ का टर्म नहीं आ रहा है तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। डेंसिटी दिख ही रहा है, डाया दिख ही रहा है, वेलोसिटी दिख ही रहा है, केवल लेंथ ही ऐसा टर्म है जिस पर कि ये डिपेंड नहीं करता कि लेमिनार से टर्बुलेंट किस तरह से कन्वर्जन होता है। चीजें क्लियर हैं? तर्क के साथ क्लियर हैं? बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए 3 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसकी भाषा थोड़ी डिफिकल्ट है। अब प्रायः जो है एकाक क्वेश्चन ऐसा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा हर एक एग्जामिनेशन में हम लोगों ने देखा कि एकाक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसकी ना लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट रहती है। वो बहुत सामान्य सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लिखी जाती है। और डिफिकल्ट लैंग्वेज से डील करना खास तौर पे ऐसे छात्रों के लिए जो कि हिंदी माध्यम बेल्ट से होते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई नहीं करी है, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन भाषा ऐसी है, लैंग्वेज ऐसा है कि आप उसको कैच नहीं कर पाते कि पूछ क्या रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है, इस बात को समझिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द लॉस ऑफ हेड, हेड लॉस जो होता है ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, सडन एक्सपेंशन के कारण, एट्रीब्यूटेड टू, ये एट्रीब्यूट का मतलब है ये किसका विशेषता है, किसका गुण है। मतलब कह रहा है कि सडन इनलार्जमेंट के कारण जो लॉस होता है वो होता क्यों है, उसका बेसिक रीजन क्या है, वो किसके कारण होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सडन लॉस, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द सडन लॉस। तो सडन लॉस के पीछे का कारण क्या है? क्या उसके पीछे का कारण विस्कोसिटी है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, विस्कोसिटी के कारण तो हमने कोई लॉसेस नहीं देखे अभी तक। बोलो यार, क्या उसके कारण जनरेशन ऑफ हीट है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जनरेशन ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट भी हमें कहीं लॉस पे तो नहीं दिखा है एटलीस्ट। बात समझ में आया? क्या उसका कारण रफनेस ऑफ द पाइप है? बिल्कुल नहीं है। क्या उसका कारण है प्रोडक्शन एंड डिसिपिएशन ऑफ द टर्बुलेंट एनर्जी? ये बिल्कुल सही बात है। असल में ये कह क्या रहा है? ये कह ये रहा है कि जब आपका सडन इनलार्जमेंट होता है ना, सडन इनलार्जमेंट के केस में क्या होता है कि यहां से ना इस तरह से, यहां से इस तरह, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, ये जो एडीज बनने लगती है ना, दिस इज यू कैन कॉल द प्रोडक्शन एंड द डिसिपिएशन। द थिंग्स आर डिसिपिएटेड, द एनर्जी, द टर्बुलेंट एनर्जी इज डिसिपिएटेड इन केस ऑफ सडन इनलार्जमेंट। The energy created by the turbulent energy या eddies formation, yes right Samiksha, turbulent energy means eddies formation, okay? So the eddies formed here are dissipated in this case, that is why there is a loss which is known as the loss due to sudden enlargement, my dear friends, okay? तो देखिए बात कुछ नहीं थी, सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन भाषा ऐसी लिख दी गई कि आपको थोड़ा सा
डिफिकल्ट लगा तो ऐसे सवालों को भी हमें छोड़ना नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बता दें, ना आई हो तो इस पे और समझा दें। क्या इसमें और डिस्कशन की जरूरत है? बोलो भाई। ये पानी ठीक है, गर्म है? क्या इसमें किसी और डिस्कशन की जरूरत है? क्या इसमें किसी और डिस्कशन की जरूरत है कि समझ गए आप लोग? ये भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्वेश्चन नंबर 3 की भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सिंपल है भाषा। अच्छा, आपका थम्स अप आने लगा, मतलब आप बात को समझ गए हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो क्रिटिकल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर है, और मैंने अभी चूंकि आपको डिटेल नहीं पढ़ाया है, थोड़ा सा एक आध क्लास और ले लेंगे तब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो 4 को भी मैं स्किप कर रहा हूं। अभी 5 मैंने करा ही दिया, 4 को स्किप कर रहा हूं, 5 मैंने करा दिया। अब हम लोग सीधे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन 6 में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट को समझेगा, जिसने समझा होगा, जिसने पढ़ा होगा, वही इसका जवाब दे पाएगा। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए और फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए। जो बच्चे नए नए आ रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जितने लर्नर की संख्या है, लाइक की संख्या उससे कभी कम होती है, कभी मैं देखता हूं। बात समझ में आए ना? तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर क्या हो सकता है? दो चीजों के बारे में बात कर रहा है ना, दो चीजों के बारे में। पहला कह रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और दूसरा कह रहा है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। देखिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मतलब HGL और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन मतलब EGL। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ फॉर्मूले तो मैंने खुद ही क्लास में ही पढ़ाए थे। कुछ फॉर्मूले क्या, बहुत सारी चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई थी, बहुत सारी चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई थी। आप भूल जाते हो ना, समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है। अगर आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करेंगे तो ये होता है P/ρg प्लस जेट। अगर आप एनर्जी ग्रेडियंट लाइन की बात करेंगे तो ये होता है P/ρg प्लस जेड प्लस V²/2g। अब आप देखिए जरा, यहां पे दोनों में डिफरेंस किसका है? सिर्फ इसका डिफरेंस है, बाकी यहां से यहां तक तो देखिए सेम ही है दोनों। बात समझ पा रहे हैं ना? यानी कि ये कैसी लाइंस होती हैं, ये कैसी लाइंस होती हैं, ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं। किसी तरह की पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, लेकिन इनके बीच गैप होता है। जैसे जैसे बात समझ में आता जाए ना, आप हमें थम्स अप करके बताते जाना कि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे ही समझ आए थम्स अप करके बताना। ये दो ऐसी लाइंस होती हैं कि होती तो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, सीधी भी हो सकती हैं, इस तरह की। इनके बीच एक गैप होता है, और वो गैप किसके बराबर होता है? वो गैप होता है V²/2g, काइनेटिक हेड के बराबर वो गैप होता है। वो गैप किसके बराबर है? वो गैप काइनेटिक हेड के बराबर है। यानी आप क्या डिफाइन कर सकते हो? यानी क्या डिफाइन कर सकते हो आप कि दो लाइंस, मान लीजिए ये HGL है, सॉरी ये EGL है आपका, और ये HGL है। समझ में आया? तो इनके बीच का जो गैप है, ये गैप किसका होता है? ये गैप V²/2g का होता है, जिसे आप काइनेटिक हेड कहते हैं। तो these two lines are the parallel lines, these two lines are the parallel lines separated by the, क्या बोलेंगे आप? EGL and HGL are the two parallel lines separated by काइनेटिक हेड। और जानते हो बच्चा, ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। ये खुद अपने आप में एक जेई का क्वेश्चन है। ये जो मैंने लिखा है सेंटेंस, ये सेंटेंस कहीं पर सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए अपने घर में। ये हो सकता है कभी न कभी जेई का क्वेश्चन बन के आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। Which kind of line EGL and HGL are? These are two different lines, two parallel lines separated by a particular distance by kinetic head V²/2g। समझ में आओ? थम्स अप करके बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट।
फटाफट बताओ, समझ में आ गया हो तो। कल की कॉन्सेप्ट क्लास, कल कॉन्सेप्ट क्लास है, क्या पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्लास में? कल क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास में? 5 से 6 बताइए, जो कहेंगे पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, कल क्या पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लास में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ भी यही है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अपर लेवल का है, फिलहाल इसको हम स्किप करेंगे, कभी आगे आपको चर्चा करके सिखाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट हो गया है, अभी यही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया, 2 बार गलती से टाइप होकर के आ गया है। 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर v1 v2 का रिलेशन है, तो फिर से वही आंसर आएगा 9/16 v1 स्क्वायर अपॉन 2g। बाउंड्री लेयर थ्योरी, ओके। कितने लोग ऐसे हैं जो बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं? वो बाउंड्री लेयर थ्योरी लिख के बताएं, तो मैं कल से स्टार्ट करूंगा बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, पहले लिख के बताएं कितने लोग हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी जो पढ़ना चाहते हैं वास्तव में। आर्यन जी आप नोट करिएगा, हाँ, हाउ मेनी पीपल आर राइटिंग बाउंड्री लेयर थ्योरी? बाउंड्री लेयर थ्योरी कितने लोग पढ़ना चाहते हैं मुझे बताएं, और अदर कितने पढ़ना चाहते हैं अन्य चीजें, वो लिख के बताएं, तो देखते हैं किसका बहुमत है, फिर वो पढ़ा देंगे कल आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9 इज अ गुड क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन लगाइए, एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ईएससी में पूछा गया है और एसएससी जेई में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए, खासतौर पे जब आप फ्रेशर होते हो, जब आपको आइडिया नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन फिगर विगर देता है, वो डराता बहुत है। बाउंड्री लेयर, चलो ठीक है, काफी डिमांड आ रही है बाउंड्री लेयर की, यानी कल 5 बजे बाउंड्री लेयर की क्लास पढ़ा दें आपको। बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं आप लोग, ओके। एक आदमी 2 बार नहीं लिखेगा, सभी को बाउंड्री लेयर पढ़ना है। इतना क्या मुश्किल है बाउंड्री लेयर, नहीं समझ आता क्या आपको बाउंड्री लेयर? ठीक है, चलिए, आप लोग की भारी डिमांड पे, जनता की भारी डिमांड पे हम लोग बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ाएंगे आपके लिए। कल 5 बजे वाली क्लास में मैं बाउंड्री लेयर थ्योरी ही पढ़ाऊंगा, और कल की क्लास में मैक्सिमम चीजें कवर करूंगा, जो चीजें बची रहेंगी फिर किसी ने एक्स्ट्रा क्लास लेकर के बाउंड्री लेयर थ्योरी में कंप्लीट कर दूंगा, ओके। चलिए, आप खुश हैं? बाउंड्री लेयर थ्योरी की क्लास कल हो जाएगी। कल आप देखिएगा, बहुत आसान कर दूंगा बाउंड्री लेयर थ्योरी को, जो आपके मन में हवा बैठा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो कल की कॉन्सेप्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा? बाउंड्री लेयर थ्योरी, ओके। चलिए, बाकी लोग, जितेंद्र सोलंकी, विनय प्रजापति, बाकी लोगों ने अपनी राय नहीं जाहिर करी। कुछ लोगों ने बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ना चाहा, कुछ ने कुछ और पढ़ना चाहा, कुछ ने कहा सर हमको पढ़ना ही नहीं है, आप कुछ ही पढ़ाइए। ठीक है, तो बाकी लोग भी अपनी राय जाहिर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कुछ लोग बता रहे हैं ए पार्ट, कुछ लोग कह रहे हैं बी पार्ट, कुछ लोग कह रहे हैं सी पार्ट। बड़ा क्लियर सी बात है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? सी पार्ट होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, करस्पॉन्डिंग टू द फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद पैराबोलिक। पैराबोला अगर जब बनेगा तो देखिए आप, इस तरह से तो बनता है ना कि यहां से आपकी वेलोसिटी जो है, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे 0 हो जाती है, 0 या भी कह लो मिनिमम हो जाती है, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, शियर स्ट्रेस की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे चीजें क्या मिल रही हैं, यहाँ मैक्सिमम मिल रहा है, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, ये इस तरह का आपको प्रोफाइल प्राप्त होता है। मैंने पढ़ाया है आप लोगों को सारी चीजें, ये उसमें कोई बहुत डाउट होने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या हो गया, किसने क्या कहा, मैं पढ़ नहीं पाया चैट। हवा बैठल बा, अच्छा अच्छा, बाउंड्री लेयर को लेके कह रहा है बच्चा कि हवा बैठा है। बाउंड्री लेयर सर जरूर करवा दीजिए, सर जरूर करा दीजिए। ठीक है सुरभि, मैं कल 5 बजे बाउंड्री लेयर थ्योरी की क्लास चलाऊंगा। मोहित सर, माई कमेंट इज विजुअल और नॉट? यस यस मोहित, योर कमेंट इज विजुअल। मोहित आपका कमेंट बिल्कुल विजुअल है, मैं आपको देख पा रहा हूं, बिल्कुल। सर स्ट्रेस की बात हो रही है, हाँ ठीक है। बाउंड्री लेयर थ्योरी की क्लास कल शाम 5 बजे चलेगी। अब आपकी जिम्मेवारी है कि मैक्सिमम लोग आए क्लास में, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। आपको पता है मैं पढ़ाऊंगा तो इतना आसान कर दूंगा कि बाउंड्री लेयर के क्वेश्चन सारे के सारे निकल जाएंगे, एंड यू विल फील लाइक एनीथिंग, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग।
बात समझ में आया? जिम्मेदारी आपकी है कि मैक्सिमम लोग आए तो फिर मेरे को मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि फॉर्मूला भी तो आपको याद होना चाहिए। कई बार बच्चों को फार्मूला ही नहीं याद रहता है। और इस 10th के बाद मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। जैसे ही आप इसको बता देंगे, मैं आपको बता दूंगा कि हेड लॉस एट एग्जिट, हेड लॉस एट एग्जिट का फॉर्मूला क्या होता है अभी तुरंत बताऊंगा मैं, तुरंत। लेकिन उससे पहले आप मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए, जो कि किसकी बात कर रहा है? सडन इनलार्जमेंट की बात कर रहा है, सडन इनलार्जमेंट। और सडन इनलार्जमेंट वाले फार्मूले से ही मैं उठा के जोड़ दूंगा हेड लॉस एट एग्जिट को, और आप मजा आ जाएगा आपको। बात समझ में आया ना? मुझे इसका जवाब दीजिए, सडन इनलार्जमेंट के केस में क्या आंसर आता है? कुछ लोग कह रहे हैं डी डी डी, आंसर आना शुरू हो गया है। 10 का आंसर है डी कह रहे हैं कुछ लोग, ओके। कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। सी और डी में बड़ी जबरदस्त लड़ाई है, सी और डी में बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। देखते हैं कैट जीतता है कि डॉग, बिल्ली जीतेगी कि कुत्ता? सी माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता, कौन जीतता है? कुछ लोग मैसेज करके, लेकिन अपने सगे संबंधियों का और अपने दोस्तों का मैसेज देख करके, बहुमत देख करके डिलीट कर देते हैं। भैया जहां जनता जा रही है वही करना है। समीक्षा सही जवाब दे करके फिर गलत जवाब दे रही है, कंफ्यूज हो गई कि बहुमत जिधर है उधर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? सी होगा कि डी होगा? अभी तो सिखाया है थोड़ी देर पहले यार, मैं लिखा था बोर्ड पे, बोर्ड पे लिखा भी था मैं, बोर्ड पे मैं लिखा भी था, बोर्ड पे मैं लिखा भी था, इवन लिखा था मैंने, याद है? डी नहीं होगा भाई, सी इसका आंसर होगा। वी स्क्वायर बाई 1/2 वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बाई 2 1 माइनस a2 बाई a1 का होल स्क्वायर। इस पे कंफ्यूज मत हो कि a2 बाई a1 हो गया है। अरे a2 बाई a1 से क्या है, ये किसी एक को पहले मान लिया, किसी एक को बाद में मान लिया है, और क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बात समझ में आया? एरिया भाई, ये आप a1 मानते थे, ये a2 मानते थे आप ना, उसको नहीं पसंद आया, उसका मन नहीं है, तो उसने यहाँ पे a2 मान लिया, उसने यहाँ पे a1 मान लिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसको देख के शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट, द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। समझ में आया भाई? द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। अब देखो बच्चों, प्रॉमिस के मुताबिक हमने आपको बताया कि अगर हम लोग निकालें हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन, तो हमने आपको बताया ना कि इसके दो फार्मूले होते हैं, और दूसरा वाला फार्मूला देखिए आपसे पूछ ही लिया। बोलो यार, सॉरी। क्या पूछा? v स्क्वायर अपॉन 2g 1 माइनस a1 बाई a2 और इसका पूरा होल स्क्वायर। ये v1 है शायद ना, बोलो। ये फॉर्मूला आपके सामने थोड़ी देर पहले अभी प्रस्तुत किया गया था। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, अभी ना आपको मजा आ जाएगा। अब अगले 2 मिनट मेरे हैं, फिर आपके हैं। सॉरी, अगले 2 मिनट मेरे हैं, फिर आपके हैं। 2 मिनट तक कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान से सुनोगे, और जब बात समझ में आ जाएगी और मजा आ जाएगा, जब कोरिलेट कर दूंगा तो थम्स अप करके बताओगे कि हाँ सर बात समझ में आ गई। हेड लॉस एट एग्जिट, ये हमको निकालना है। अब टीचर्स क्या करते हैं ना, इसका एक फॉर्मूला अलग से डेराइव कराते हैं, अलग से लिखवाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा फॉर्मूला। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ये फॉर्मूला तुरंत निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। एग्जिट का मतलब क्या है बच्चों? एग्जिट का मतलब है, कोई कमेंट नहीं करेगा, केवल ध्यान से सुनेगा।
जो लोग मेरे से पहले से पढ़े हैं ना उनके लिए भी नई बात है, जो लोग मेरे से पहले से पढ़े हैं उनके लिए भी नई बात है, ऐसे नहीं पढ़ाया था पहले, फिर से पढ़ा रहा हूं नए तरीके से, ध्यान से सुनो। एग्जिट का मतलब क्या है? एग्जिट का मतलब है कि यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा, जो भी है, एग्जिट का मतलब तो यही है ना। और सडन इनलार्जमेंट का मतलब क्या है? सडन इनलार्जमेंट का मतलब क्या है? सडन इनलार्जमेंट का मतलब यह है, यहां से भी देखो लिक्विड बाहर निकल रहा है। आप जरा ध्यान से देखो दोनों चीजें मैच कर रही है कि नहीं? आप ध्यान से देखो दोनों चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं? बिल्कुल मैच कर रही हैं। यहां पे देखो पहले एरिया, यहां पे पहले एरिया ये था, ये वाला एरिया था A1, अब यहां देखो ये एरिया हो गया A2, तो वही केस यहां भी तो है। यहां देखो ये एरिया A1 है, अब देखो ये बाहर निकला तो ये पूरा बड़ा सा एरिया है, एकदम अनंत एरिया है, यहां से लेकर वहां तक का एरिया है, यानी यहां पे भी एक A2 है। असल में ये सडन इनलार्जमेंट का ही तो केस हुआ। अब बोलो बात समझ में आए, थम्स अप करके बताओ। असल में ये केस जो एग्जिट का केस है वो बेसिकली किसका केस है? सडन इनलार्जमेंट का केस है। किस तरह का सडन इनलार्जमेंट? इस तरह का सडन इनलार्जमेंट जिसमें एरिया A2 की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। अगर आप सडन इनलार्जमेंट को देखो और एग्जिट को देखो, अगर आप इस केस को देखो, सडन इनलार्जमेंट को देखो, आप बोलो भाई, कमेंट करके बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अगर आप सडन इनलार्जमेंट को देखोगे और अगर आप एग्जिट को देखोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देयर इज नॉट अ लार्ज डिफरेंस, देयर इज नॉट अ ग्रेट डिफरेंस। अंतर बस इतना है कि यहां पर A2 डिफाइन हो रहा है और यहां A2 की वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रही है। बोलो यार, एक्चुअली सडन इनलार्जमेंट का केस और एग्जिट का केस सेम है, बस अंतर यह है कि एग्जिट वाले केस में हो क्या रहा है? एरिया की वैल्यू अनंत हो जा रही है, और अगर एरिया की वैल्यू अनंत हो जा रही है तो सडन इनलार्जमेंट वाले फार्मूले में अगर A2 की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे तो क्या H एग्जिट नहीं मिल जाएगा? बोलो यार, ऐसे पढ़ा था कभी? ऐसे पढ़ा था कि रटे थे? बोलो भैया, अगर सेम तरह की चीजें बन रही हैं, इनलार्जमेंट वाला और एग्जिट वाला सेम है, तो बस एरिया की वैल्यू ही तो चेंज करनी है। यहां पर A2 ले रहे हो, वहां इनफाइनाइट ले लो, बिकॉज इन केस ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, इन केस ऑफ एग्जिट द एरिया बिकम्स इनफाइनाइट। तो सीधे सीधे A2 की वैल्यू क्या रख दो? इनफाइनाइट। सीधे सीधे A2 की वैल्यू क्या रख दो? इनफाइनाइट। H एग्जिट आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ये फॉर्मूला है, ये जनता रटती है। बोलो यार, ये जनता क्या करती है? रटती है। क्या आप भी इसे रटेंगे? बोलो बच्चों, क्या रटना पड़ेगा इसे? 5 स्टार दीजिए इस फॉर्मूले पे, 5 स्टार। समझ में आया ना? प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस आपसे यही है, पढ़ाना, देखो सिर्फ पढ़ते रहना ना, सिर्फ पढ़ते रहना पढ़ाई नहीं है, पढ़ना भी पढ़ाई नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहना भी पढ़ाई नहीं है। बात को समझना, पढ़ना पढ़ाई नहीं है। आप सर ये कौन सी बात हुई? पढ़ना पढ़ाई नहीं है? पढ़ना पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पढ़ते रहना भी पढ़ाई नहीं है, दिन भर रात भर पढ़ते रहना भी पढ़ाई नहीं है। ठीक तरीके से पढ़ाई करना, सही अप्रोच से पढ़ाई करना, चीजों को आसान करके पढ़ाई करना, मैक्सिमम चीजों को सीख लेना, मिनिमम एफर्ट में ही पढ़ाई है। बात समझ में आया ना? ऐसे बोलता हूं मैं ना हमेशा, काम को करना काम नहीं है, काम करते रहना भी काम नहीं है, काम को ठीक से करना काम है। बात समझ में आया? तो चीजें ना ठीक से करना है। ठीक से करने का मतलब है कि हमें जल्दी से सीखना है। अब आपको देखो ये फॉर्मूला कभी याद नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको एग्जिट पे कितना लॉस होता है, क्या आपको ये याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको पता है सडन इनलार्जमेंट वाले में A2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, मिल जाएगा एग्जिट। बोलो यार, सडन इनलार्जमेंट वाले में क्या करेंगे? सडन इनलार्जमेंट वाले में क्या करेंगे? A2 की वैल्यू क्या रखेंगे? A2 की वैल्यू क्या रखेंगे? इनफाइनाइट। मिल जाएगा मिल जाएगा आपको। अब आपने कहा कि सर देखिए चार थे ना? बोलो यार, एक था सडन एक्सपेंशन,
दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था सडन एक्सपेंशन के बाद? एग्जिट। आपने कहा सर ये दोनों तो आपने जोड़ दिया, बड़ा सही काम हो गया, सर कुछ जुगाड़ लगाइए ना। मैंने कहा क्या जुगाड़ लगाएं? कहा सर कुछ जुगाड़ इसके लिए भी है क्या? किसके लिए? किसके लिए जुगाड़ चाहिए भाई? किसके लिए जुगाड़ चाहिए? आपने कहा सर जुगाड़ लगाइए सडन एक्सपेंशन के, सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। देखो सडन कॉन्ट्रैक्शन से आपका कहना है कोई जुड़ सकता है क्या? बिल्कुल जुड़ सकता है। एंट्री लॉसेस जो हैं या लॉसेस एट एंट्री हैं, ये दोनों आपस में जोड़ दूंगा मैं अभी, देखिएगा ये दोनों मैं क्या करूंगा? आपस में जोड़ दूंगा। बोलो भाई इतना बात समझ में आया? सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, आप ध्यान से देखो, सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें लॉस की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। बोलो यार 0.5 v²/2g या v²/2g, यही तो होता है ना, यही तो होता है। अब ध्यान से देखो, थम्सअप करके बताओ, अब ध्यान से देखो, थम्सअप करके बताओ। एंट्री का मतलब क्या है? एंट्री का मतलब क्या है? एक पाइप है, बोलो यार, और पाइप में कहीं से पानी आ रहा है, एंट्री हो रहा है, इसमें एंट्री हो रहा है, इसमें एंट्री हो रहा है, इसमें एंट्री हो रहा है, तो बताओ यही तो एंट्री हुआ। तो बेसिकली एंट्री हुआ क्या? एंट्री पे होने वाला जो लॉस होगा वो किस प्रकार हुआ? एंट्री पे होने वाला जो लॉस होगा वो कॉन्ट्रैक्शन का ही तो हुआ। इस जगह देखिए ना, ये कॉन्ट्रैक्शन का केस बन गया कि नहीं? बोलो यार कितना सिंपल सी बात मैंने कर दी, आपका कमेंट उस तरह से नहीं आया। सडन कॉन्ट्रैक्शन का जो केस है, क्या उस पे जो लॉस हो रहा है, जो एंट्री वाला लॉस है, सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। यानी यही वाला फॉर्मूला आप कहां यूज कर सकते हैं? एच एंट्री पे भी। एच एंट्री की वैल्यू भी हो जाएगी 0.5 v²/2g। बोलो यार समझ में आया? समझ में आया बच्चों? थम्स अप करके बताओ। मैंने कहा था ना क्लास में बने रहना, अभी आगे इसमें मैजिक बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्त। स्टार्टिंग में ही नहीं बता दिए सारे ना, हा? सही समय पर, उचित समय पर उचित बात बताई गई। बोलो भाई लोग समझ में आ रहा है? वाह सर गजब। अभी गजब तो कल होएगा बाउंड्री लेयर थियरी में। बाउंड्री लेयर थियरी का बड़ा हुआ है। जिस बच्चे को, अच्छा बच्चे को तो छोड़ो, टीचर लोग का भी हुआ है। माट साहब लोग भी डरते हैं, कहते बाउंड्री लेयर थ्योरी ना पढ़ाएंगे सर, क्यों? डिफिकल्ट होता है सर, समझ नहीं आया। समझ में सब आता है, किताब पढ़िए तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, ठीक है, एक समय के बाद समझ में आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेगा, ऐसे झट से नहीं आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेगा, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। लगाइए जरा। एक ना आपने ड्यूपिट इक्वेशन का नाम सुना है? ड्यूपिट इक्वेशन, ड्यूपिट इक्वेशन। बाउंड्री लेयर मुझे आता है सर, बट थोड़ा आपसे सीखना है। बिल्कुल सिखाएंगे सर, कल सिखाएंगे बाउंड्री लेयर, कल बाउंड्री लेयर सिखाएंगे आपको, और ऐसा सिखाएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि इस तरह से भी बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ी जा सकती है क्या? क्या ये अप्रोच भी हो सकता है क्या? क्या ये तरीका भी हो सकता है क्या पढ़ने का? बात समझ में आया ना? ड्यूपिट इक्वेशन के बारे में पढ़े हो, उसी से लगेगा, ये उसी से लग जाएगा चाहोगे तो। बहुत सिंपल सवाल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी मेहनत कराएगा आपसे, लेकिन कैलकुलेशन और मेहनत नहीं करोगे तो फिर जेई कैसे बनोगे? बोलो भाई, जेई कैसे बनोगे? इक्विवेलेंट पाइप की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट पाइप। इक्विवेलेंट पाइप में क्या होता है पता है? इक्विवेलेंट पाइप में क्या होता है? इक्विवेलेंट पाइप में यह होता है कि हेड लॉस एट दिस वन पाइप, फर्स्ट पाइप इज इक्वल टू हेड लॉस एट सेकेंड पाइप। दोनों पाइप में जो हेड लॉस होता है ना वो बराबर होता है। अरे वाह, अरे वाह,
वाह 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 वाह। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा L1 अपॉन D1 के पावर 5 इज इक्वल टू L2 अपॉन D2 के पावर 5। इस इक्वेशन को आपने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा होगा LE अपॉन DE के पावर 5 इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 के पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 के पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 के पावर 5। और ये इक्वेशन किस केवल और केवल सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मान्य है। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, नॉट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। This equation is valid only for series combination, not for parallel combination dear. Head loss 1 is equal to head loss 2। तो यहां से सॉल्व करोगे, इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे। देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो, क्या दिया हुआ है, देख बोलो क्या दिया है। लेंथ L1 and its diameter is D120। Diameter of the pipe is 40 यानी दिस इज D2 एंड आस्किंग L2। तो L2 निकालना है, नहीं निकल जाएगा? बोलो निकल जाएगा? कितना आंसर आएगा? किसी ने आंसर नहीं बताया। आंसर आएगा 32,000। 32,000 विल बी द करेक्ट आंसर, द बी पार्ट। अरे समझ में आ रहा है? कुछ थम्सअप हम सब कर ही नहीं रहे हो तुम लोग, ना बता रहे हो, संख्या भी बहुत कम है। बंद कर दे क्लास क्या और पढ़ना है? बोलो। ना पढ़ने का मतलब जबरदस्ती थोड़े पढ़ाएंगे, पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ाएं। बोलो भाई समझ में आ रहा है? कुछ थम्सअप हम सब आ ही नहीं रहा। एक आध क्वेश्चन और देखें, बोलो कमेंट करके बताइए। थक गए हैं क्या आप लोग? थक गए हैं कि अभी और क्वेश्चंस करने हैं? यही रिस्पांस रहा बाउंड्री लेयर में ना, तो बाउंड्री लेयर में ऐसे ही देखो, मेरी क्लास में भीड़ रहेगी ना तो मैं वो पढ़ाऊंगा, वो बता दूंगा जो तुम जिंदगी में कहीं और नहीं पाओगे। और अगर ऐसे डल डल सी क्लास रहेगी तो मैं पतली गली से निकल लूंगा। बात समझ में आया ना? तो लगातार रिस्पॉन्स बनाए रखिएगा, तो कल बताऊंगा कि बाउंड्री लेयर थ्योरी होती क्या है, पढ़ाई कैसे जाती है। बात समझ में आया ना? बोलो भैया। चलिए 12 flow of water in a pipe about 3 meter in diameter can be measured by। एक पाइप है, उसका डाया कितना है जानते हो? 3 मीटर। 3 मीटर कुछ होता है यार, 3 मीटर कुछ होता है, बहुत होता है 3 मीटर। डोंट डू दिस सर। नहीं करेंगे भैया, बाउंड्री लेयर थ्योरी तो पूरा पढ़ाएंगे, डिटेल्ड पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, थियोरी के साथ साथ बाउंड्री लेयर के क्वेश्चंस भी एक साथ चलेगा। थ्योरी क्वेश्चंस। हाँ मोहित आप नहीं पढ़ पाए थे, अब आप पढ़िए, कल से पढ़िए आप। चलिए देखो बच्चों, होता क्या है ना कि फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप इज अबाउट 3 मीटर इन डाया कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया है ना, काफी बड़ा डाया है, बहुत बड़ा डाया है। हम लोग पीछे पीछे पतली गली में भी आ जाएंगे सर। ठीक है, समीक्षा कह रहे आप जिधर जाएंगे हम लोग उधर से आ जाएंगे, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। चलिए भाई ऐसा नहीं होने देंगे, हम पूरा डिटेल ही कराएंगे। तुम लोग बोलने में बहुत स्मार्ट हो गए, मेरे साथ रहते रहते मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ रहते रहते सारे स्टूडेंट बोलने में बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और तुम लोग कोई पछाड़ नहीं सकता। कई बार तो मेरे से भी ज़्यादा स्मार्टली तुम लोग जवाब दे देते हो। तो मुझे याद आता है ये कौन लोग है भाई, मेरे ही स्टूडेंट हैं। आपको तो पता है सर, हम भी आपका स्टूडेंट कभी ना कभी आ जाएगा आपके पीछे। यस आई नो। देखो होता क्या बच्चों ना, यहाँ पे देखो डाया कितना दिया है? 3 मीटर। जब डाया बहुत ज्यादा होता है ना, जब डाया बहुत ज्यादा होता है उस कंडीशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स अ वेंचुरी मीटर। अगर डाया बहुत ज्यादा है पाइप का तो उस कंडीशन में वेंचुरी मीटर को लगाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। एक क्वेश्चन यहां बन सकता है ना कि यहां वेंचुरी मीटर क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? आपने कहा कि ऑरिफिस मीटर आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑरिफिस मीटर ही है। 12 का आंसर क्या है? ए पार्ट। लेकिन एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पे क्या वेंचुरी मीटर नहीं लगा सकते हैं क्या सर? वेंचुरी मीटर इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि डाया बहुत ज्यादा है, डाया बहुत ज्यादा है। इट विल नॉट बी इजी फॉर अस,
it will not be easy for us to fix a venturi meter, to put a venturi meter for the measurement of the rate of flow. The orifice meter is a right option, is a right choice. आप वेंचुरी मीटर लगाने पे ही आ जाओ ना। आप कहो कि सर हमको तो वेंचुरी मीटर से ही मेजर करना है सर चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, सर वेंचुरी मीटर से ही मेजर करेंगे सर। दिल आ गया है वेंचुरी मीटर पे, छोड़ेंगे नहीं इसको। अगर वेंचुरी मीटर पे आपका दिल आ गया है तो आप नाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ फ्लो मेजर करेगा वेंचुरी मीटर। अगर आपका वेंचुरी मीटर पे दिल आ गया, आपको उसी से नापना है, यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ वेंचुरी मीटर एज वेल। बट द राइट चॉइस इज नॉट द वेंचुरी मीटर, द राइट चॉइस इज orifice meter because of the large dia, हाँ फिर पिटार्ड ट्यूब तो नहीं नाप सकते, बट वेंचुरी मीटर से तो नाप सकते हैं ना। बी में बी द करेक्ट आंसर, बट बी को भी हमने क्यों क्रॉस कर दिया? बिकॉज ऑफ द लार्ज डाया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स, टू पुट अ वेंचुरी मीटर, टू फिक्स अ वेंचुरी मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो। समझ में आ रहा है ना? कोई पूछे नहीं नापना ही है हमको, वेंचुरी मीटर से ही नापना है सर, नाप सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस बात यही है कि लार्ज डाया है, मुश्किल होएगा, आराम से नहीं कर पाओगे। समझ पाते हो ना? थम्स अप करके बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन का जो ट्रिकी पॉइंट है ना, इस क्वेश्चन का जो वो वाला पॉइंट है जहां आपको दिमाग में रखना है, वो यही है कि क्या हम वेंचुरी मीटर से नहीं नाप सकते हैं क्या हम वेंचुरी से नहीं नाप सकते हैं क्या? नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नाप सकते हैं। समस्या क्या है? लार्ज डाया है तो दिक्कत होगा नापने में। नाप ही लो सर। समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। इन ए फ्लो थ्रू अ पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट, रिपीट हो गया यार सी पार्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी था ना एक बार, अभी थोड़ी देर पहले आया था। इस क्वेश्चन को प्यार हो गया हम लोगों से, मेरी क्लास से इसको प्यार हो गया, लौट के फिर से आ गया। अरे इसको डिस्कस किया भाई, इसको डिस्कस किया, लेकिन इसको इतना प्यार हो गया फिर लौट के आ गया। कह रहा सर फिर से मेरे को दिखाओ बच्चों को। देख लो भाई, तुम लोग देख लो, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल तुम लोग को देख करके खुश हो गया है, इतना खुश हो गया दोबारा आ गया। क्या जरूरत है दोबारा इसको आने की? देख लो एक बार, फिर वही है आंसर, तो फिर से ही आएगा, डी थोड़ी आ जाएगा। हाँ दोबारा आया तो कुछ सर नया आना चाहिए, दोबारा आया तो कुछ नया आंसर आना चाहिए सर, नया नहीं आ जाएगा, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो शिवेन सर वाली क्लास अभी 1-2 दिन हम लोग ऑफ रखते हैं। वो वीडियो, बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, सर वीडियो से ना वो फीलिंग नहीं आ रही सर, वो लाइव वाला मजा ज्यादा आता है, तो कॉन्सेप्ट उतने अच्छे समझ नहीं पा रहे हैं सर उससे हम लोग। तो ठीक है सर, आ जाएंगे 1-2 दिन में, देन वी विल कंटिन्यू द क्लास। आई थिंक आज 22 है ना, 23 है आरएन जी, आज 23 है, तो 22, 23, 24, 25 को शिवेंद्र आ जाएंगे, मंडे को क्लास लेंगे वो। शिवेंद्र सर मंडे को क्लासेस लेंगे आपकी, तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे में पढ़ाऊंगा ही बाउंड्री लेयर थ्योरी। कल की क्लास तो 5 से 7 जाएगी कम से कम, 5 से 6:30, 7 तक जाएगी कम से कम। बात समझ में आया ना? तो कल पढ़ाऊंगा ही, मंडे से शिवेंद्र सर अवेलेबल रहेंगे। हाँ जी, ऑरिफिस मीटर क्या मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो। ये तो बहुआ क्वेश्चन हो गया। ये कैसा क्वेश्चन है? तो बहुआ क्वेश्चन है, बहुआ क्वेश्चन। इसमें क्या है? ये क्वेश्चन तो मतलब पेन उठाना ही नहीं है, ऐसे देख के जवाब दे देना है। पेन उठाए तो दिक्कत है फिर तो। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर जेई एस्पिरेंट्स। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब मेरा मानना है कि जेई लेवल पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। कि थोड़ा सा ना आपको टहलाने का प्रयास है, थोड़ा आपको घुमाने का प्रयास है इस क्वेश्चन में। इट्स अ गुड क्वेश्चन, नो डाउट से गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब पहली बार आया रहा होगा ना, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलतियां करी रही होंगी, और बहुत सारे बच्चों ने ए पार्ट को सही लगाया रहा होगा, जो कि गलत जवाब है। ए पार्ट को बहुत लोगों ने सही समझा रहा होगा, जो कि गलत जवाब है। इसका सही जवाब ए पार्ट नहीं है। बात समझ में आया ना? इसका सही जवाब ए पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखते हो ना, लॉस के बारे में बात हो रहा है, पाइप फ्लो के बारे में बात हो रहा है, तुरंत आप 4FLV² 2GD कह देते हो। ऐसा नहीं है, सवाल थोड़ा सा घुमाया है आपको। ये क्वेश्चन है चॉकलेट वाला।
ये क्वेश्चन है कि जो करेगा उसको चॉकलेट मिलना चाहिए। जेई लेवल पर इस क्वेश्चन का आना इट्स अ गुड साइन कि अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ईएस में और गेट में तो आता ही है, ठीक है ना। देखो जो आपके इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होते हैं ना, इसमें कोई बीटेक का स्टूडेंट भी है क्या? कोई बीटेक वाले बच्चे हैं क्या? एक अभी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, अभी मैं देख रहा था, एक पीएसयू में आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, अभी मैं जस्ट देख रहा था, आपको बताता हूं, किसी ने मेरे से फेसबुक पे शेयर किया, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है एनआरएल में, एनआरएल न्यूमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, एनआरएल में एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें मैकेनिकल की सीटें हैं, सिविल की सीट है, सिविल की 6 सीट है, मैकेनिकल की 20 सीट है, ठीक है। तो जो लोग बीटेक हों वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी एनआरएल में आया है, आज ही वैकेंसी रिलीज अनाउंस हुई है। तो कहीं भी कितनी भी अपॉर्चुनिटी है ना, 10, 20, 15 भरना चाहिए आपको। गेट के थ्रू नहीं है, विदाउट गेट है, गेट के थ्रू नहीं है, विदाउट गेट है एनआरएल में, अभी आया है। समझ में आया? ये सवाल कैसे लगाओगे, समझ में आता है बच्चों ना? कैसे लगाओगे बताओ भाई। होता क्या है, यहां पूछा क्या है सवाल ना, कभी कभी सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी रहता है, सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। सवाल की लास्ट लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है या फर्स्ट लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है। कह रहा है लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए। आपसे लॉस नहीं पूछ रहा, आपसे लॉस नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देख लो जरा, देखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एनर्जी क्या होती है? एम जी एच, एच मतलब वही एच एल, वॉल्यूम मतलब वी। अब देखो जरा यहां से एम और वी को आपस में ले लोगे तो क्या बन जाएगा? डेंसिटी। क्या बन जाएगा? डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया? बन गया रो, बन गया जी, और एच एल की वैल्यू अब रख दो 4FLV² अपॉन 2GD। तो यहां से क्या हो गया बताओ? ये हो गया 4F। इसका आंसर क्या आएगा? 15 का 15 का आंसर क्या आएगा? डी पार्ट 4F। देखो डी इसका आंसर आएगा 4F L L बाई डी, 4F L बाई डी, 4F L बाई डी, और जी से जी तो कट गया, रो V² बाई 2। तो आंसर क्या आया? डी। थोड़ा सा घुमाया ना, थोड़ा कैलकुलेट किया, थोड़ा सा आपको परेशान किया, इतना बहुत है जेई के बच्चे के लिए, इतना बहुत है। जूनियर इंजीनियर लेवल पर ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये इतना बहुत है आपको परेशान करने के लिए। इतना ये शो करता है कि आप थोड़े से दिमाग लगाएंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, आसानी से नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट इजी फॉर यू टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पूछा है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को ना हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और एम इज इक्वल टू होता है ए बाई पी, जहां ए क्या होता है? एरिया, और पी होता है पेरीमीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये सेंटेंस लिखा हो, रनिंग फुल ना, रनिंग फुल मतलब पाइप पूरी तरह से भर करके बह रहा है। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 4 D²। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई डी। तो यहां से अगर m की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 D² अपॉन पाई डी। पाई से पाई कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, डी बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। 16 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 16 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस खास तौर पे जेई परीक्षा में
पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक रहती है। खासतौर पे जेई परीक्षा में ही पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन ना। एई में और आपके गेट में ये सिम नहीं आएगा, लेकिन जेई में खूब संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। द रिडक्शन इन द फ्लूइड प्रेशर दैट रिजल्ट्स व्हेन द फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ कॉन्स्ट्रिक्टेड सेक्शन ऑफ अ पाइप इज नोन एज। जब फ्लूइड किसी कॉन्स्ट्रिक्टेड सेक्शन से जाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि फ्लूइड के प्रेशर में ना एक रिडक्शन होता है, कमी आती है। फ्लूइड के प्रेशर में क्या होता है, कमी आती है, रिडक्शन होता है। अच्छा, अगर प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो यार, अगर फ्लूइड का प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, तो श्योर है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये जो बात है कि प्रेशर का कम होना, वेलोसिटी का बढ़ना, इसे कहते क्या है? इसे वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज वेंचुरी इफेक्ट। दिस इज वेंचुरी इफेक्ट। 17 का आंसर क्या है? डी पार्ट। 17 का आंसर भी क्या है? डी पार्ट। बोलो भाई, 17 का आंसर क्या है? सब लोग बताओ। कर लिया ना? 17 का आंसर क्या है? डी पार्ट। वेंचुरी इफेक्ट, इट इज कॉल्ड वेंचुरी इफेक्ट। ठीक है ना? 18 की तरफ बढ़े। अ लार्ज रेनॉल्ड नंबर इज इंडिकेशन ऑफ। अगर रेनॉल्ड नंबर लार्ज है, बड़ा है, तो आप जानते तो हो रेनॉल्ड नंबर का मान, रेनॉल्ड नंबर का मान अगर 2000 से कम है, 2000 से कम है तो फ्लो क्या होता है? लेमिनार। ये तो कितनी बार हमने डिस्कस कर दिया। और अगर रेनॉल्ड नंबर का मान, अगर रेनॉल्ड नंबर का मान ज्यादा है 4000 से तो फ्लो टर्बुलेंट है। यानी कि अगर जो लार्ज नंबर है, अगर लार्ज रेनॉल्ड नंबर कहीं पर है तो निश्चित रूप से फ्लो क्या होगा? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट कहीं दिया है क्या आपका? हाईली टर्बुलेंट फ्लो, डी हो जाएगा। 18 का आंसर डी पार्ट। समझ में आया 18 का आंसर डी पार्ट क्यों हुआ? बोलो यार। चलो, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप डिपेंड्स अपॉन। पाइप का फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब चाहिए, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। ओके ओके ओके, आपने 18 का जवाब दे दिया है, अब आप 19 का जवाब दीजिए आप लोग। फिर हम लोग आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना देंगे कल की क्लास के बारे में, फिर हम लोग क्लास कंक्लूड करेंगे। फ्रिक्शन फैक्टर एफ किस पे डिपेंड करता है? 64/RE। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 64/RE, 16/RE पढ़ाई होगा। तो फ्रिक्शन फैक्टर एफ किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, आरई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना। आरई इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो यार, रो वी डी अपॉन म्यू। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू ए वी। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन ए। देखो ना कैसे कोरिलेट कर रहा हूं मैं। अगर यहां से ये V वाला उठा करके यहां पुट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आर ई इज इक्वल टू, ये रो अपॉन म्यू तो हो ही गया, V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ए इंटू डी हो जाएगा। तो देखो फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्चार्ज पर, रेट ऑफ फ्लो पर, एरिया पे दिया है कहीं नहीं दिया है, विस्कोसिटी पर बिल्कुल कर रहा है, फ्लूइड की डेंसिटी पर बिल्कुल कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। ये कोरिलेशन समझ में आया कि नहीं? कोरिलेशन समझ में आया? मजा आया? कहां से कहां जोड़ते निकल गए, लास्ट में आंसर मिल गया। तो दिस इज व्हाट, यही हमें सीखना है। दिस इज आवर ट्रेनिंग, यही हमारी ट्रेनिंग है। हमें इसी तरह से काम करना है, इसी तरह से सीखना है और आपको सिखाना है। स्क्रीन से साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना हो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग कंक्लूड करेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपके लिए दे चुका हूं। क्या दे चुका हूं कि कल सैटरडे को 5 बजे 5 PM पर कौन सी क्लास होगी? बाउंड्री लेयर थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाउंड्री लेयर थ्योरी 5 बजे। आपके जितने भी दोस्त यार हों उनको बता दीजिए, इफ दे वांट टू फील द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी, ज्वाइन मी लाइव एट 5 PM एट द यूट्यूब चैनल ऑफ MMC। बात समझ में आया? बाउंड्री लेयर थ्योरी आपने पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस,
एनर्जी, थिकनेस, इन सबको रटा होगा, लेकिन हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली फील करना। एंड स्पेशली दोज पीपल जो कि मेरे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने भी मेरे से कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उनके लिए भी सब कुछ नया मिलेगा। यू विल फाइंड अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अ न्यू वे, अ न्यू स्टाइल ऑफ टीचिंग, अ न्यू कंटेंट भी आपको मिलेगा। पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा एंड यू विल फील द कॉन्सेप्ट, इट्स माई प्रॉमिस। तो बच्चों, कल 5 बजे लाइव आप मिलेंगे हम आपसे, 5 PM लाइव एट MMC। कहाँ मिलेंगे हम आपको? MMC पर, MMC के YouTube पर, और आपको पढ़ाएंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी। इस क्लास को पढ़ने के बाद हो सकता है एक क्लास में ना हो पाए, हो सकता है एक क्लास में, हाँ बिल्कुल, सैटरडे 5 PM लाइव एट MMC बाउंड्री लेयर थ्योरी बाई, रुक जाओ मैं लिख तो दूं कौन पढ़ाएगा, मेरा तो नाम ही नहीं आया, GD, कलरफुल थोड़ा लिख देता हूं ना, पांडे। सैटरडे को आपको बाउंड्री लेयर थ्योरी की क्लास मिलेगी, जो कि लाइव होगी 5 PM पर। और ये क्लास हो सकता है कि एक क्लास में हम पूरा कवर ना कर पाए, एक क्लास में बाउंड्री लेयर थ्योरी नहीं पढ़ाई जा सकती है, तो इसकी बाकी क्लासेस भी हम आपको कंटिन्यू करेंगे। बाउंड्री लेयर थ्योरी का क्या लिख रहा है, आप भी सामने देखिए, विद फोटो लगाएंगे। अरे बताया नहीं तुम लोगों ने, फोटो खिंचवाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो तुम लोग अब ले लो फोटो। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर थ्योरी की क्लास कल शाम 5 बजे हम लोग लेंगे, और इसे हम लोग कवर करेंगे। हम अलग क्लासेस में इसकी सीरीज बनाएंगे पूरी बाउंड्री लेयर थ्योरी की। पहली क्लास कल होगी, अगली क्लास फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी। क्लासेस के साथ साथ SSC JEE के, गेट के, IAS के जितने भी क्वेश्चंस हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी पे, सब के सब इसी क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। बात समझ में आया? आई थिंक आपने फोटो भी खींच लिया होगा। अच्छा, चलिए तो आज हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पढ़ाई करने से आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप होता है, वो समाज में आपको एक स्पेशल स्थान देता है। जो नौकरियां तो अलग बात है, नौकरी तो आप पा ही जाएंगे, लेकिन पढ़ना लिखना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। खूब पढ़ाई करिए, आसपास अपने सफाई रखिए, सुंदरता रखिए, पेड़ लगाइए, जानवरों से प्यार करिए, इंसानों से भी करिए, लेकिन जानवरों से भी करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कल 5 बजे बाउंड्री लेयर